टॉप करने का मजा चखा जा सकता है। स्वागत है आपको हमारे चैनल डार्क टू लाइट पर। आज हमारे बीच जो गेस्ट उपस्थित है वो इतिहास के बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, जो आज आप लोगों के बीच आज जो भी जर्नी जिन्होंने फेस किया वो आपके सामने करेंगे। तो स्वागत करते हैं हमारे संजीव सर को। धन्यवाद पीयूष जी, और विशेष रूप से आपके चैनल डार्क टू लाइट को विशेष रूप से धन्यवाद हमारे तरफ से, और हमारे जो छात्र एवं छात्राएं सभी की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जर्नी शुरू होती है जो हर स्टूडेंट लाइफ में किसी न किसी का अभी चल रहा है, वह भी हमारी जर्नी शुरू हुई जब जीवन में एक बात आप लोग, हम जब इस कॉलेज में आए तो मैंने एक बात देखा कुछ छात्रों को वो जो अप्लाई किए एडमिशन के लिए, क्योंकि ये जर्नी हमारी इसी से रिलेटेड है इसलिए आप लोग को सोचे शेयर कर ले। तो सर हमारा यूजी में एडमिशन हो जाएगा, किस सब्जेक्ट में? सर किसी में भी हो जाए, नालंदा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये बहुत सुन के अजीब लगा, और चूंकि मैं ये फेस कर चुका हूँ तो मैं वो आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। मुझे क्या आर्ट्स में पढ़ना था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्हीं सब सब्जेक्ट में दिलचस्प था, और मेरा एम था यूपीएससी करना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लेकिन चूंकि ग्रेजुएशन करना था, मेरे गार्जियन जब यहाँ आए एडमिशन के लिए, तो जिस प्रकार से आज हम देख रहे थे बच्चों का कि सर हिस्ट्री में नहीं हुआ तो पॉलिटिकल साइंस में करवा दीजिए, पॉलिटिकल में नहीं हुआ तो किसी में करवा दीजिए, सेम समस्या मेरे साथ भी हुई। समस्या ये हुई कि हिस्ट्री में सीट फुल था। मेरे पेरेंट्स बोले ग्रेजुएशन ही ना करना है, क्या करोगे? साइंस अच्छा है, कोई पूछता है तो बताने में भी अच्छा लगता है, साइंस में ले लो एडमिशन। और वो कॉलेज और इतनी कड़ी व्यवस्था, चोरी का नाम भूल जाइए। आज जो मैं स्थिति देखता हूँ तो थोड़ा बहुत लगता है कि काफ़ी लिबरल हो चुका है चीज़ें। बस जो रट्टा मार के आए थे लिखना शुरू किए, रिजल्ट जब आया तो 5 में से सिर्फ मैं पास किया, बाकी लोग सभी फेल। समय के लिए मेरे लिए गर्व की बात थी, खुशी की बात थी कि हम पास कर गए, बाकी लोग फेल हो गए। सभी ने अपना अपना स्ट्रीम चेंज किया और दूसरे फैकल्टी में चले गए। कोई इग्नू में एडमिशन ले लिए, तो कोई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो कोई पटना डीडी में ले लिए, जो और 4 लोग फेल हुए थे। और मेरा जर्नी यहीं से शुरुआत होती है। केमिस्ट्री में बहुत लिटिल नॉलेज था, आई हैव अ लिटिल नॉलेज इन केमिस्ट्री, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन थोड़ा बहुत रट्टा मार के, सूत्र रट के, किसी तरह से कुछ जानने योग्य बन गए थे। जब हम अपने फील्ड की तैयारी में लगे, जिस प्रकार से अभी बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि सर हम तो पटना में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेंस में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि हम क्या रखें, कौन सा सब्जेक्ट रखें। बाकी सब्जेक्ट तो हम पढ़े ही नहीं, और केमिस्ट्री मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि हम केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। ये सोच के मेरा 3 महीना टाइम निकल गया, जो कि फिर मेंस में डायरेक्ट बैठने का समय आ गया, और फिर मेंस में वही हुआ जो आशा के अनुकूल था, रिजल्ट नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि लगता इस जन्म में जो मेरा एम है वो पूरा नहीं होगा। तो फिर सीनियर्स लोग से मिलने लगे, बहुत सारे सीनियर हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह हैं अभी IAS, उन लोग के टच में थे, उन लोग को देखते थे तो लगता था कि नहीं करना है तो यूपीएससी ही करना है। फिर मुझे लगा, तो फिर एक सर थे, वो उन्होंने मुझे, ये सीनियर है, बड़े भाई जैसे हैं, अभी वो सुदामा प्रसाद सिंह वीडियो है सदर, वो बोले कि कोई नहीं, हमारे साथ भी ये घटना हुई है,
आप स्ट्रीम चेंज कर दीजिए। बोले ये कैसे होगा? बोले कि नहीं हो सकता है, पीजी में आप डिस्टेंस से या रेगुलर कोर्स में कहीं स्ट्रीम चेंज होता है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने वही किया, नव नालंदा महाविहार में मैं स्ट्रीम चेंज करके फॉर्म अप्लाई किया। वहाँ टेस्ट के माध्यम से एडमिशन होता था पीजी में, और ओनली 40 सीट वहाँ पे होती थी एंसेंट हिस्ट्री के लिए। क्योंकि हिस्ट्री वहाँ सब्जेक्ट था नहीं, तो एंसेंट हिस्ट्री में ही मुझे पीजी करना था। वहाँ जब अप्लाई किए तो सभी ने देखा कि केमिस्ट्री है, और एंसेंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मारामारी था वहाँ भी, लेकिन टेस्ट के माध्यम से होना था, इसलिए हम थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस थे। मैंने एंसेंट हिस्ट्री के एक सर से जाके मिला। सर बोले कि हम बोले कि सर किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए। उन्होंने बोले कि कोई नहीं, ग्रेजुएशन का अगर आप देख लीजिए उसी से प्रश्न आएगा। मैंने पटना यूनिवर्सिटी का कुछ बुक्स फ्रेंड के पास था, वो बुक लाया, मैंने पढ़ा, सारा ये चीज़ किया, टेस्ट दिया, टेस्ट बहुत अच्छा गया मेरा। बस किसी तरह से ईश्वर की कामना कर रहे थे कि रिजल्ट में लिस्ट में नाम आ जाए, इज्जत बच जाएगा। जब रिजल्ट में नाम आया तो मेरा दूसरा पोजीशन था। हमारी जर्नी दूसरे मोड़ पे स्टार्ट हो जाती है। अब फिर लगता है कि नहीं, अब मुझे कुछ करने का मौका मिल सकता है। फिर चूँकि हमारे सीनियर थे, वो आईएएस बनने के बाद भी पीएचडी किए थे, और उनके यहाँ आगे लिखाता था डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो फिर मुझे लगा कि कितना अच्छा लगेगा कि डॉक्टर संजीव कुमार लिखा है तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने पीएचडी का मन बनाया, और एम मेरा वही रहा, यूपीएससी ही करना है। फिर लगा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं कहाँ तक तय कर पाते हैं। इसी बीच टीचर की वैकेंसी आई, ये बात है 2014-15 की। टीचर की वैकेंसी आई, उस समय पहले एस्टेट होता था, एस्टेट बीएड वगैरह बात का इतना ये नहीं था, एस्टेट पास कर गए तो आप टीचर बन सकते हैं, आपका एग्रीगेट नंबर जोड़ के। हम दिए, टीचर क्वालिफाई कर गए। मेरा भाई भी बन गया, वो हाई स्कूल में टीचर बन गया, और मैं मिडिल स्कूल में, क्योंकि मेरे पास बीएड था नहीं, तो हम मिडिल स्कूल में साइंस के टीचर बने। फिर मेरे दिमाग में आया कि साइंस तो हम पढ़े ही नहीं, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। फिर मैंने गार्जियन का बहुत सपोर्ट रहा, इस मायने में देखा जाए तो गार्जियन का बहुत सपोर्ट रहा। फिर हम बोले कि नहीं, हम जॉब नहीं ज्वाइन करेंगे। तो बोले कि तुम्हारी मर्जी, क्या करना चाहते हो? हम बोले कि हम दिल्ली जाएंगे और आगे तैयारी करेंगे। बोले ठीक है, एज यू विश। फिर हम जॉब छोड़ के हम दिल्ली चले गए, वहाँ 3-4 साल हम रहे। इसी बीच पटना, तब तक इधर रिजल्ट आ गया, और जब रिजल्ट का जब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम था, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए तो एक लड़की का नंबर हमसे थोड़ा सा ज़्यादा था, दूसरा पोजीशन मेरा ही था। तो फिर लगा कि अरे हम तो बहुत कम मेहनत किए हैं, तब दूसरा पोजीशन आ गया। अगर मेहनत शुरू कर दिया पीजी के एग्ज़ाम में, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते गया, फाइनली हम वहाँ टॉप किए, गोल्ड मेडल मिला मुझे। इसी बीच पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा पीआरटी आ गया, जिसका मुझे इंतजार था, पीएचडी का। फिर मैंने पीआरटी के लिए अप्लाई किया, पीएचडी टेस्ट दिया, वहाँ भी मेरा तीसरा पोजीशन था। फिर दोस्तों से, सीनियर से पता चला कि यहाँ पीआरटी क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, और आपके टॉपिक का प्रेजेंटेशन होगा, वाइवा होगा, उसमें अगर आप अच्छा करते हैं तब आपका इनरोलमेंट होगा पीएचडी में। तो मुझे लगा कि इसके लिए क्या करना है, तो मालूम चला कि मेरे सब्जेक्ट में 6 सीट था, और बच्चा अप्लाई किए थे 32 लोग अप्लाई किए थे पीएचडी के लिए, जो कि पीआरटी क्वालिफाई थे। फिर मैं वहाँ गया, प्रेजेंटेशन में एक टॉपिक तैयार किया। एक सर है जयदेव मिश्रा सर, पटना यूनिवर्सिटी के ही, उनसे थोड़ा बहुत जान पहचान था। उनसे जब मिला तो उन्होंने बताया कि किस टॉपिक, आपका घर कहाँ है? तो हम बताया कि हमारा नालंदा जिला घर है। बोले अच्छा, मगध के रहने वाले हो? हम बोले यस सर। बोले कि तुम्हारे लिए एक टॉपिक है जिस पे तुम काम अगर चाहो, मेहनत करो, उस पर अच्छा काम कर सकते हो।
उन्होंने टॉपिक का नाम बताया, प्राचीन मगध का भूगोल एक ऐतिहासिक अध्ययन मेरे टॉपिक का विषय था। फिर मुझे लगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरे काम का है, इस पर हम काम बेहतर कर सकते हैं। और फिर मैं वहाँ गया तो प्रेजेंटेशन में हमसे सबसे पहले टॉपिक के बारे में ही पूछा गया कि आपने इस टॉपिक का चयन क्यों किया। हम बोले 2 रीजन है सर। पहला रीजन कि इस टॉपिक पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक जितने भी काम हुए हैं इनके इतिहास पे हुए हैं, भूगोल के संदर्भ में नहीं हुआ है। और किसी का इतिहास तभी बनता है जब भौगोलिक दृष्टिकोण से वो सुव्यवस्थित हो। तो इस प्रकार से मैंने ये टॉपिक चुना। और चूँकि अभी तक का जो भी इतिहास लेखन है उसमें ये देखा गया है कि जितनी भी बातें की जाती है वो सारे के सारे उनके इतिहास का जिक्र किया जाता है, भौगोलिक संदर्भ में बातें छुपा ली जाती है इतिहासकारों के द्वारा। तो सर उसे हम उजागर करना चाहते हैं। क्योंकि मगध जिस समय हमारी मगध का उत्थान हुआ, मगध साम्राज्य का, तो कहते हैं कि 16 महाजनपद में सबसे मगध साम्राज्य ही हुआ। और सब जितने भी इसके जनपद थे सभी धीरे धीरे इस साम्राज्य में सम्मिलित होते चले गए। इस प्रकार से और भी प्रश्न पूछे गए, प्रश्न से काफ़ी खुश हुए जो भी ले रहे थे। वहाँ के एचओडी थे और प्रोफेसर थे, कुछ एक्सटर्नल आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी खुश हुआ और मुझे एक तरह से अप्रूवल मिल गया पीएचडी करने का। अप्रूवल मिल गया, पीएचडी में एनरोलमेंट करवाया। 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क करने के बाद मैं सीधे दिल्ली भाग गया। दिल्ली गया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी, तैयारी चल रही थी। इसी बीच मेरे साथ एक दुर्घटना हुआ, मेरे पापा डेथ कर गए 2017 में। उसके बाद मुझे घर और पटना की तरफ दोनों, चूँकि माँ रहती थी तो मुझे घर भी आना पड़ता था पटना। इस समय मेरी तैयारी थोड़ा बहुत डगमगा। और एक चीज़ और कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम में थोड़ा रिजल्ट वगैरह यूपीएससी का अच्छा हो रहा था और इतना हमें जानकारी थी नहीं। तो मैं हिंदी स्ट्रीम से, हिंदी मीडियम से ही एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उस मकाम तक तैयारी पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए। और पढ़ने पढ़ाने का शौक़ मुझे बचपन से था। तो मुझे लगा एक था कि अगर हम आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे ज़रूर, चाहे संडे का दिन हो या किसी भी दिन छुट्टी लेके पढ़ाएंगे। फिर मुझे लगा कि ऐसा करते हैं कि इसके सब्स्टिट्यूट भी लेके हम चलते हैं, प्लान बी। और प्लान बी मेरा था असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर मेरा पीएचडी फाइनल हुआ। और ये सिलसिला इंटरव्यू का, क्योंकि एकेडमिक मेरा बहुत अच्छा था, इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाता था। और इंटरव्यू में बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा। इस आधार पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और अभी आप लोग के बीच। हाँ, एक अहम बात जो हम आप लोग को बताना भूल गए, मेरा ग्रेजुएशन इसी कॉलेज से हुआ था। और जब हमारी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और बेहतर जगह होना चाहिए, क्योंकि लगता है हमारे जो क्वालिफिकेशन है, हमारे जो नॉलेज है, शायद उसका कदर यहाँ नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बहुत एक सप्ताह तक अपना जो जितना भी एफर्ट था लगाए, मेरा किसी तरह से यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। फिर हमारे बड़े भैया बोले कि देखो ऐसा करो कि तुम जहाँ स्थिति सुधरा हुआ है, जहाँ सब कुछ समान है, वहाँ तुम अगर जाके कुछ करते हो तो तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। नाम तुम्हारा तभी होगा जहाँ कुछ नहीं है और वहाँ तुम कुछ करते हो। और तुम इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, आज इस मकाम तक पहुँचे हो, तो इस कॉलेज को तुम्हारा फर्ज है कि कुछ कंट्रीब्यूट करो। और इस रूप में पूरी तरह से हम मन बना लिए कि मुझे इसी कॉलेज में रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि यहाँ बच्चे नहीं आ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो मैंने रीजन जाना, रीजन पता चला कि यहाँ 7 ईयर से कोई भी शिक्षक एंशिएंट हिस्ट्री के नहीं हैं। इसके वजह से बच्चे यहाँ आते नहीं हैं, सिर्फ एडमिशन लेते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो मैंने
इस चीज़ को सबसे पहले कहते हैं कि खामियों को ताकत बनाया जिसने, मुश्किलों को आसान कर दिखाया उसने। मैंने सबसे पहले इस कदम में अपना हाथ ये किया और सबसे पहले मैंने तीनों ईयर का वो रजिस्टर निकलवाया और एडमिशन स्लिप निकलवाया और एक एक बच्चा को मैंने फ़ोन किया। शायद ही कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि सर आप मुझे कॉल नहीं किए हैं। मैंने एक एक बच्चा को फ़ोन किया और उनसे अनुरोध किया कि आप कॉलेज आइए, आप आइए, जो आप करना चाहते हैं दिल्ली पटना में रह के उसका माहौल भी आपको यहाँ मिलेगा और उसकी जो नींव है, उसकी नींव की जो बुनियादी है ढांचा, वो आपको इस कॉलेज से हम देंगे। आप देख सकते हैं अभी जो उपस्थिति है ये रेगुलर है, बच्चा जो भी है, और बच्चे खुश हैं हमसे। और हम हमेशा कहते हैं हम इतने विद्वान नहीं हैं कि हम अपने आप को प्रोफेसर कहें, हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी बन के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग के लिए मेरा एक संदेश है कि आप लोग जिस विषय में बेहतर करना चाहते हैं, जो विषय आपके लिए फ्रूटफुल है, जो विषय लगता है कि उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, उस विषय का चयन कीजिए। कॉलेज का नहीं, कॉलेज आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होगा क्या, आप फिर वही स्थिति में पहुंच जाएंगे। मेरा रिजल्ट थोड़ा देर से हुआ, या जो मेन मेरा स्ट्रीम था नहीं होने का रीजन है गलत सब्जेक्ट का चयन। मेरे जीवन में सबसे बड़ा ट्रेजेडी रहा वो। तो आप लोग बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, अगर ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ा फेरबदल होता है, जैसे कोई एंशिएंट हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री में चले गए, तो इतना चलेगा, उसको आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन आप मतलब कि आर्ट्स लेना चाहते हैं, आपके गार्जियन नहीं तुम साइंस ही लो, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। आपको हम लाखों एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर बनने गए लेकिन उस तरह के काबिल नहीं रहने के कारण आज 10,000 15,000 का काम कर रहे हैं दिल्ली और बनारस में, समझ गए। तो आप लोग इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखें कि आप एक एम बनाएं और एम बना के उसकी तैयारी करें, और गाइड के लिए हम आपके साथ हैं। और आप लोग को सूचना दे देते हैं कि यहाँ बहुत से मेरे छात्र बैठे हुए हैं। मैंने तीनों विषय से कुछ ऐसे छात्र जो काफ़ी सिंसियर हैं, उनका एक टीम बनाया यूपीएससी और बीपीएससी ग्रुप करके, और उसको हम जूम मीटिंग पे डेली 1 घंटा पढ़ाते हैं इवनिंग में। अभी हम इकोनॉमिक्स उसमें पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास मेरा कर रहे हैं, कृपया हाथ उठा लीजिए आप लोग। और बहुत सारे नहीं आए हैं, तो उसमें 30-40 बच्चा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या यूपीएससी बीपीएससी दोनों के थे इधर, या फिर यूपीएससी स्ट्रीम वाले जो भी हाथ उठाए? यूपीएससी और बीपीएससी, देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं, बैच मेरा इसलिए है, जो चीज़ अभी ट्रेडिशनल चल रहा है, जिनकी ज़रूरत दोनों सब्जेक्ट में है, वो यूपीएससी हो या बीपीएससी, ट्रेडिशनल चीज़ें की ज़रूरत दोनों में होती है। पैटर्न चेंज होता है लिखावट में, आंसर राइटिंग में, क्वेश्चन फॉर्म में, तो वो आपको बदलना होता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे मेरे जो है, बैच का नाम मेरा वही है, अभी तो अंडर ग्रेजुएट है सभी, तो ग्रेजुएशन जाते जाते इनका लेवल क्या होता है क्लास करने के बाद, उस आधार पे हम लोगों को गाइड करेंगे या एक निर्देश देंगे कि नहीं आप बीपीएससी के लिए सही है या आप यूपीएससी के लिए सही है। और अभी बैच का नाम मेरा वही है। बैच का नाम सर? यूपीएससी बीपीएससी है, और बैच, और उसका जूम मीटिंग पे हम पढ़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना रहता है? स्टूडेंट 40 के आसपास है, 40। इसका सीट फुल है? इसमें सभी को वेलकम है, कोई भी है,
किसी भी नालंदा कॉलेज के कोई भी विद्यार्थी हैं तो सभी को वेलकम है। किसी भी सब्जेक्ट के हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के हों, इकोनॉमिक्स के हों, सभी किसी भी विषय के हैं, वो आके हमसे संपर्क अगर करते हैं कि सर हम भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको उनका नाम हम ग्रुप से ऐड कर देते हैं और फिर एक लिंक हम ग्रुप में शेयर करते हैं हर डेली। उस लिंक से आपको ज्वाइन करना है टाइम पे और आपका फिर 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास चलता है। और आज से मैंने एक नया ट्रेंड भी उसमें डाले हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो अभी DSP हैं, SDM हैं, IS हैं, तो वीकली 1 डे का छुट्टी रहता है संडे। तो संडे के दिन हम उन लोग से भी रूबरू करवाएंगे कि उनकी जो जर्नी रही, उनकी जो तैयारी का सफ़र रहा, क्या क्या कठिनाई हो सकती है, उनसे भी बच्चे मोटिवेट होंगे और उनसे अपना कुछ सीख सकते हैं। ये बहुत किन्हीं को एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ब्लड की ज़रूरत है, तो वैसे में मदद कीजिए। लेकिन पढ़ाई का टाइम क्या होता है, 1 से 2 घंटा आप कंटिन्यू रह सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रह सकते। तो वो 2 घंटा अपने आप के लिए समर्पण कर दीजिए। वो 2 घंटा में किसी का फ़ोन आए, कितना भी इमरजेंसी आएगा, आप 2 घंटा के बाद बात कर सकते हैं, ठीक है। या पढ़ाई का एक ये भी नियम है कि 1 घंटा पढ़ लिए, 5 मिनट का ब्रेक है, उस 5 मिनट में आप देख लीजिए कि कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉल है, पापा का कॉल है, मम्मी का कॉल है, भैया का कॉल है, कोई वैसे फ्रेंड हैं जो अनवांटेड डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो उनका कॉल रिसीव आप कर सकते हैं। आप कई सारे इंटरव्यू फेस किए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी मतलब इंटरव्यू में जब एंट्री लेता है तो उसके मतलब उसको ये चीज़ का डर होता है कि हमारा बिहेव, हमारा मैनर्स वहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू तो उसी बेस पे हम बिहेव और मैनर्स पे ही वहाँ मार्क्स मिलते हैं। तो सर वहाँ पे बिहेव और मैनर्स कैसे होना चाहिए जो हमारे इंटरव्यूअर को पसंद आए। और फिर हेजिटेशन, मतलब एक चीज़ उसमें इंटरव्यू में ज़्यादा होती है कि हेजिटेशन, बहुत सारे प्रोफेसर सामने बैठे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूअर सामने बैठे हैं, तो स्टूडेंट हेजिटेट हो जाता है। तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे कि स्टूडेंट को ये चीज़ कैसे फेस करना चाहिए, ताकि क्योंकि उसकी मेहनत में तो कोई कमी होती नहीं है सर, बट थोड़ा सा वो मैनर्स और बिहेव नहीं करने की वजह से और हेजिटेट होने की वजह से उसका उतना मेहनत, वो उतना साल का मेहनत 2 मिनट में पानी फिर जाता है। तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे? क्वेश्चन है कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी बहुत लोगों के पास हेजिटेशन होता है, बिल्कुल होता है। और हेजिटेशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? आप समूह में या समाज में या कॉलेज में आप नहीं पढ़े हैं। अगर आप कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी फेज से आप नहीं गुजरे हैं, तो अचानक आप इतने लोग के सामने जब आते हैं तो आपके अंदर हेजिटेशन बिल्कुल रहेगा। इसलिए मेरे क्लास में आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि मैं हर स्टूडेंट, हर बच्चा को ये मौका देते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और टॉपिक से संबंधित कुछ भी अगर जानते हैं तो वो बताएं। इस प्रकार से उनका हेजिटेशन दूर होता है। तो ये हेजिटेशन दूर होने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न है कि आपको भीड़ में शामिल होना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जब आपका कॉलेज लाइफ चल रहा है तो कॉलेज में भी आपको सम्मिलित होना है। आप करते क्या हैं, कॉलेज कोई नहीं आते हैं, सीधे तैयारी में लग जाते हैं। तैयारी में लग जाते हैं तो रटना शुरू कर देते हैं, सब कुछ कर लिए, आपके पास तो नॉलेज आ जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि इंटरव्यू में एक सबसे मार्केबल प्रश्न होता है हाउ इज, और वो किसी एक दिन या एक महीने का उपज नहीं होती है, वो आपका लाइफ स्टाइल होता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक का। और आप लोग करते क्या है इंटरव्यू में, हॉबीज़ क्या रख ले, क्रिकेट वाचिंग रख लेते हैं, मूवी वाचिंग रख लेते हैं, टीचिंग रख लेते हैं, कुकिंग रख लेते हैं। जो सामने वाला बैठा हुआ है बुड़बक नहीं है, बहुत विद्वान लोग हैं, वो आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे। क्योंकि वो क्या है कि आप बनावटी करके उस चीज़ को लेके गए हों उनके पास, और वो आपका अगर ओरिजिनल है, कहने का मतलब हॉबीज आपका है, वो यदि आपका ओरिजिनल है तो आपका हेजिटेशन नहीं होगा। आपका कॉलेज में आप इतने बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, अभी जब क्वेश्चन पूछने की बारी आई
एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। कारण क्या है पता है? हेजिटेशन। जबकि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, किसी का कोई एग्जाम नहीं छूट रहा है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अगर वो कुछ भी पूछ दे तो हमारा फर्ज है बताना, हम बताएंगे, लेकिन फिर भी नहीं पूछ रहे हैं ड्यू टू हेजिटेशन। यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से अगर आप चलते हैं तो आपका हेजिटेशन दूर हो सकता है। समझ गए? तो हेजिटेशन दूर, और ये बिल्कुल सही बात है आपका कि बहुत अच्छा विद्यार्थी होने के बावजूद भी लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। राहुल रंजन महिवाल IAS हैं 2002 या 4 बैच का, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। वो हिंदी मीडियम से थे और जब वहाँ जाते थे तो उनसे प्रश्न इंग्लिश में पूछा जाता था। उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, लगातार 3 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट तक उनका कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ। इंटरव्यू में वो फेल होते गए मेंस क्वालिफाई करने के बावजूद। उनसे लेकिन चौथा अटेम्प्ट, चूँकि उस समय 4 ही अटेम्प्ट था जनरल का, लास्ट अटेम्प्ट था और उनके पीछे बहुत जिम्मेदारी थी, उन्हें अपनी कमी को निकाला। उनकी कमी क्या थी? इंग्लिश नहीं जानते थे, इंग्लिश स्पोकन करना नहीं जानते थे। क्वेश्चन तो पूछने वाला स्वतंत्र है, वो तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन करेगा, आपको जवाब देना है तो आप समझिए और हिंदी में जवाब दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने पूरा 1 साल अपना सारा का सारा समय इंग्लिश में दिया। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए, उनका विज्ञापन मैंने पढ़ा था प्रतियोगिता दर्पण में, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनसे पूछा गया, इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रहे थे वो, उनसे इंटरव्यूअर से रहा नहीं गया। बोला कि अरे भाई, आप तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, इतनी अच्छी आपकी इंग्लिश है, अंग्रेजी है, फिर भी आप हिंदी माध्यम से क्यों एग्जाम दिए? तो बोले कि सर यही तो है कि हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में हमारी तैयारी बेहतर थी, हिंदी में हम चीज़ों को बेहतर ढंग से रख सकते थे, लेकिन 3 अटेम्प्ट लगातार हम डिसक्वालीफाई हुए ड्यू टू लैक ऑफ इंग्लिश की वजह से। इसलिए मैंने पूरा 1 साल अपना इंग्लिश पे दिया और हमने अपनी कमी को मजबूत बनाया और उनका अच्छा रैंक आता है और हिंदी माध्यम से टॉपर रहते हैं उस समय की। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं। हेजिटेशन पे ही एक बात और याद आया, किसी का पढ़ रहे थे, उसमें वो चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनका ड्रेसअप थोड़ा इंटरव्यू से अलग था, डिफरेंट था। जबकि आपको पता होगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिलता है कि आपको का पहनावा किस तरह से होना चाहिए, या आपको किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, आपका बैठने का स्टाइल से लेके बॉडी लैंग्वेज हर चीज़। तो उनका सब कुछ सही था, नॉलेज भी था, तभी तो वो इंटरव्यू तक पहुँचे, लेकिन पहनावा उनका थोड़ा सा गलत था। सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर का यही रहता है, लगता नहीं है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं, आप किसी पार्टी में आए हैं क्या? अब सोचिए कि एक बच्चा जो इंटरव्यू देने गया है और उससे सबसे पहला क्वेश्चन डिमोरलाइज करने के लिए पूछा गया हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो कहा, सर हम देने तो इंटरव्यू ही आए हैं, पार्टी मनाने नहीं आए हैं, लेकिन रिजल्ट हो जाने दीजिए सर, पार्टी भी होगी। कहता IQ लेवल, समझ गए? आपका एक जो UPSC एस्पायरेंट होते हैं उनका दिमाग चारों तरफ से खुला हुआ होता है, समझ गए? तो आपका हर प्रॉब्लम सोल्व होगा, बस अपने आप को कंटिन्यूअस रखें, निरंतर रखें, और आपको जिस समय में जो चीज़ करना है उस वही चीज़ कीजिए। अभी आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप IAS की तैयारी में मत लग जाइए, ग्रेजुएशन कीजिए। हाँ, 1 घंटा 2 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो बचा के उसमें आप दीजिए। अब जो बच्चा सोचिए कि यहाँ पे आते हैं, बहुत लोग आते हैं, हम सर दिल्ली में रह रहे थे, कोचिंग में एडमिशन ले लिए, क्या करें सर, यहाँ तो 75% अटेंडेंस का चक्कर आ गया, वहाँ मेरा फीस। हम उससे कुछ पूछते हैं बेसिक चीज़ जो हम क्लास में बता रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि जो बच्चा रेगुलर या बच्ची कर रही है, अभी हम पूछेंगे सारा बात बता देगी, सारा जवाब देगी। वो बच्चा दिल्ली में रह के भी वो जवाब नहीं दे पाता, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसा दिल्ली में तैयारी करने से?
कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद सर। सर अब मैं चाहूंगा बच्चों के बीच वो चंद लाइनें आप प्रस्तुत करें जिसे आज के वो मोटिवेशन के तौर पर आगे ले जा सके। देखिए, बहुत लोग जैसे कहते हैं हम करते हैं, करना चाहते हैं, पर होता नहीं है, क्या करें। तो उसी पे चंद लाइन हम अपने आप को क्रिएट किए थे अपनी तैयारी के दौरान ही। कहती है कि करे कोशिश इंसान, करे कोशिश इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता, वो उठकर चलकर तो देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में, जो कहते हैं हमें कामयाबी का नक्शा नहीं मिलता। कहें क्या वैसे लोगों को जो कहकर लड़ खड़ाते हैं, आसमां छू लेते मगर मौका नहीं मिलता। दो पंक्ति और कहना चाहेंगे, किसी से भी आप लोग जो जैसे इनका प्रश्न था कि कहते घमंडी हो गया, ये चीज़ हो, किसी भी चीज़ की, किसी भी विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, उनके अच्छे गुणों को आप ऑब्जर्व करें। कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीचर है तो उनका हर गुण अच्छा ही हो, उनके पास कुछ गलत भी आदत हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है। लेकिन जो भी हम कोई विद्यार्थी हैं तो उनका अच्छा चीज़ है, अच्छा गुण है, तो उसको अडॉप्ट करिए, उसको अपनाइए। इसी पे मैंने दो पंक्ति लिखा था कि दीप से जलना नहीं, दीप से मुस्कान सीखो। दीप से जलना नहीं, दीप से मुस्कान सीखो। सूर्य से डूबना नहीं, सूर्य से उत्थान सीखो। और अगर देखना है अपने आप को मानचित्र में, तो राह पे चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। और वह ये पंक्ति, लास्ट पंक्ति हम वैसे बच्चों के लिए कह रहे हैं जो कहते हैं कि सर मेरा जल्दी से तैयारी नहीं हो पाएगा, सर समय छूट जाएगा, निकल जाएगा। और उस स्थिति में होता क्या है कि उनका ना तो ग्रेजुएशन हो पाता है और ना ही तैयारी हो पाता है। तो वैसे विद्यार्थी के लिए कहेंगे, होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम से ढलते रहिए। जिंदगी भूर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे तुम, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा कि कोई तो हमारी भी स्टोरी जानने की इच्छा व्यक्त किए, और इसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल को और आपके सारे परिवार को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें दिया। पर उपस्थित सभी को मेरा दिल से धन्यवाद, जो आप लोगों ने भी इतना अपना समय निकाल कर हमारे इस चैनल को दिया। पर मैं बता दूं, ये जो हम लोग ये स्कूल कॉलेज टू कॉलेज जो हर एक फील्ड के जानकार हैं उनके थ्रू विजिट कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों के मन में जो भी समस्याएं हैं वो आप दिल मतलब जो भी हो, आप अपने का अभी भी अगर कोई डाउट हो तो हम लोग डार्क टू लाइट आप सर्च कीजिएगा @D2Light, जिसके थ्रू आप वो बहुत जैसे कि कोई केमिस्ट्री के प्रोफेसर आएंगे, कोई जैसे ये सर एंशिएंट हिस्ट्री के, बहुत सारे मतलब हर एक फील्ड के प्रोफेसर आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप हमारे चैनल पे आइए और उसे देखिए, जिसका एक बार फिर से अपना नाम का जिक्र कर दूं, D2Light। और ये सर का वीडियो रहा 2-3 दिन में, ये भी वही चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को समय देने के लिए धन्यवाद।